अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि अल्केन्स जो है वो पैराफिन्स कहलाते हैं, है ना। पैराफिन्स मतलब वेरी लेस रिएक्टिव, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा कौन कौन सा रिएक्शन है जो अल्केन्स शो करता है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे कॉमन होता है वो है ऑक्सीडेशन, यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हम लोग इसको डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें सबसे पहले जो है बात करना है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन जो है वो 3 तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 बात करेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, है ना। और फिर थर्ड में हम बात करेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो मेनली ये 3 टाइप का होता है। इसको कंबसन भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा किसी अल्केन को बर्न करने के लिए, और यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में जो है वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ही बन पाएगा, है ना। और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में जो है वो हम किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे और हम डिजायर्ड प्रोडक्ट उसमें ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। सो फर्स्ट कम्स विद द कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबसन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक्सेस ऑफ एयर, है ना, एक्सेस ऑफ एयर, ये हमारे पास O2 जो होगा वो एक्सेस में होगा, किसी अल्केन को बर्न करेंगे। ये जैसे हमारे पास रिएक्शन है, ये हम CnH2n+2, ये अल्केन के बारे में लिखते हैं, इसका जनरल फार्मूला प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो CO2 और H2O जो है हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। ये CO2 मिल रहा है और फिर H2O मिल रहा है। क्लियर है बात। तो इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो हमें ये 3n+1/2 O2 मिल रहा है, ठीक है ना। NCO2 मिल रहा है, उसके बाद n+1 H2O। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट यहाँ पे हमें कुछ हीट भी देखने को मिल रहा है, हीट, ठीक है ना। तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स को एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, है ना, के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व होता है। इसीलिए डेल्टा H जो है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, है ना। तो जो हीट इवॉल्व होना मतलब क्या हुआ कि एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के बारे में हम क्या बोलेंगे कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और इसीलिए अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, है ना। इसको जो है वो फ्यूल्स के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे LPG यूज करते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो है उसका कंपोजिशन होता है, इथेन भी होता है ना। तो ये सब क्या है, अल्केन्स है, ठीक है ना। और ये CO2 के O2 के प्रेजेंस में बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज करता है। इसी के जैसा CNG हम लोग बोलते हैं ना, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, है ना। ये सब जो है, ये सब क्या है, फ्यूल के फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं मीथेन्स को। CNG का कंपोजिशन क्या होता है, मीथेन, CH4, है ना। लिक्विड नेचुरल गैस जो होता है उसका भी मेन कंपोजिशन जो होता है वो CH4 ही होता है, ठीक है। तो यही एक बात है, ये जनरल हो गया, ठीक है ना, कि हमें क्या करना है कि कोई भी एक अल्केन दिया जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा इन बैलेंस्ड फॉर्म। तो ये जो बात लिखा हुआ है इसको हमें ध्यान रखना है कि कैसे ये बैलेंस होता है। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं,
सपोज ये सबसे सिंपलेस्ट है CH4 का, अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना, तो CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा, ठीक है। अब पहले हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं, इधर 4 है, 2 है ना, तो इसको बैलेंस करने समय हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन 1 ही है, ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 2 और 2 4, तो यहाँ पे हम 2 कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है हम बैलेंस कर रहे हैं। दूसरा, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं कि सपोज ये C2H6 है, इसको O2 के साथ रिएक्शन किए, एक्सेस ऑफ O2, ताकि हमें कंप्लीट बर्निंग होने के बाद, ठीक है, ये हमें CO2 और वाटर दे। तो इसको भी अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि 6 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे 3H2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। कार्बन 2 है, ठीक है। उसके बाद हो गया 3 और 4 7 O2, तो यहाँ पे अगर हम 7/2 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें बैलेंस करने भी आना चाहिए रिएक्शन को। तो जैसे ही हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो हमें समझ में आता है ना कि क्या हम इसके बारे में बोल सकते हैं। इसका जो स्टिक्योमेट्रिक रेशियो होता है वो हमें मोलर रेशियो के बारे में भी बताता है ना। जैसे ये जो 2 दिख रहा है, O2 के पहले 2, यहाँ पे CH4 के पहले 2, ये सब क्या है, किसी केमिकल इक्वेशन में जो हम ये जो नंबर्स लिखते हैं इसको स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो दिस नंबर सेज दैट when 1 mole of CH4 reacts with 2 mole of O2, it will give you 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O, ठीक है। इसी को हम मास के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 16 ग्राम CH4 को बर्न करते हैं 64 ग्राम O2 के प्रेजेंस में, तो हमें 44 ग्राम CO2 मिलेगा और 36 ग्राम जो है वो H2O मिलेगा। तो इसके जो भी मोलर मास है उसके टर्म्स में हम बात कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आता है वो हमें मोल से रिलेटेड या इसके स्टिक्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला बात कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें CO2 और H2O इवॉल्व होता है। क्लियर है? ओके, आगे जब हम देखते हैं तो इनकम्प्लीट कंबसन के बारे में पहले बात करते हैं कि इनकम्प्लीट कंबसन क्या होता है, फिर देखेंगे कैटालिटिक कंबसन क्या होता है। यहाँ पे हम दूसरा जो पॉइंट है उसको बोल रहे हैं इनकम्प्लीट कंबसन। ठीक है, इसमें जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, लास्ट जो मैंने CH4 को बर्न किया है ना O2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन में क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। या फिर हम बोल रहे हैं कि CH4 का कंबसन कर रहे हैं O2 के प्रेजेंस में ये, ठीक है। एक तरह से ऑक्सीडेशन है, कार्बन बन सकता है, ठीक है, और H2O बनेगा। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने लिखा है ये एक्चुअली लिमिटेड अमाउंट में होगा, है ना, लिमिटेड अमाउंट में होगा, तब ये बात हो सकता है, ठीक है। अब इसको भी हमें बैलेंस करना है ना, तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2 जब 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन है हमारे पास 3, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे आप 3/2 कर दो, है ना, जिससे क्या होगा कि वो कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3/2 कर दे रहा हूँ, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3, राइट साइड में भी। ओके, तो इससे हम इसको इसके फ्रैक्शन को भी हम हटा सकते हैं 2 से कंप्लीट रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके। आगे है कि इसको भी आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया ये 2 ऑक्सीजन है ना। तो इससे हमें ये दिख रहा है कि कार्बन हमें मिल जाएगा सिंपली। ये जो कार्बन हमें मिलता है यहाँ पे, है ना, ये कार्बन ब्लैक बोलते हैं इसको, कार्बन ब्लैक। इसका यूज जो होता है वो इंक में होता है ना, यूज्ड एज इंक, प्रिंटर्स में होते हैं, है ना, प्रिंटर्स में इंक के फॉर्म में यूज होता है ये।
तो ये हो गया इनकम्प्लीट कंबसन। मैंने एक एग्जांपल लिया है मीथेन का। मीथेन के जगह पे हम कोई और हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। उसका जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में रिएक्शन करते हैं तो हीट भी इवॉल्व होगा, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वाटर के साथ वो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी बन सकता है या कभी सिर्फ कार्बन ही बन सकता है। ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन हम लोग बोलते हैं ना कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। तो एक और डिफिनेशन बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना इज रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ 4 हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन्स का रिमूव हो जाना, ठीक है, और ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ये दोनों तरह से क्या बोल रहा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CH4 ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी इसके हाइड्रोजन्स का रिमूवल जो है ये बता रहा है कि CH4 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है कार्बन में, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, जिसमें हम बोल रहे हैं इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें अल्केन्स आर इजिली कन्वर्टेड टू एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स अंडर कंट्रोल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। उन कैटलिस्ट से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के समय जो है इसका CO2 में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। CO2 जिसे हम बोलते हैं ना कि CO2 जो होता है CO2, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर इसका हम बनाएं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन का जो है ये क्या हो रहा है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, ठीक है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो स्टेप वाइज उसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर हम समझते हैं इसको कि मान लेते हैं कि मीथेन है, ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन के सिंबल को हम इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ दिखाएं तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये CH3OH बने, ठीक है, और मतलब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है ना, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एक ऑक्सीजन अटैच हुआ है, ठीक है। फर्दर इसका जब ऑक्सीडेशन हो तो हो सकता है कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। एल्डिहाइड के बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या देख रहे हैं हम कि ऑक्सीजन ऐड होते जा रहा है ना, कार्बन जो प्रेजेंट था मीथेन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जा रहा है। फर्दर अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये CO2 और H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, H2O और CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये एक स्टेप वाइज जो है ना हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो इसी को हम बोल रहे हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो मीथेन क्या होगा, डायरेक्टली CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई कर रहे हैं, हम किसी तरह का कोई कंट्रोल ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे हम लोग कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं और हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, जैसे रेड कॉपर और आयरन ट्यूब है। आयरन और कॉपर का रेड ट्यूब करने का मतलब उसको हम हाई टेम्परेचर पे रखे हैं और प्रेशर पे, तो CH4 जो है उसका O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये मिथेनॉल बन रहा है, ठीक है। फर्दर जब हम इसको मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ कर रहे हैं 230 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM प्रेशर पे, तो फिर से मीथेन जो है वो क्या कर रहा है कि ये एल्डिहाइड बना रहा है, ठीक है ना। ये फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें एक कार्बन प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, कैटलिस्ट चेंज किया, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से अल्केन्स ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसीटेट गिव फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स समझ में आ रहा है हमें कि वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होता है, ठीक है। तो ये हमारा पास अल्केन है जिसमें n नंबर ऑफ CH2 बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे
इसका रिएक्शन कर रहे हैं इस अल्केन का, तो इससे क्या हो रहा है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया कि हम रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही रोकते रहे, वो CO2 और H2O में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ऐसा कब होगा? जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक और रिएक्शन है जिसमें टर्सरी अल्केन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव टर्सरी अल्कोहल्स बाय KMnO4, है ना। पोटासियम पर मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर O देखते हैं, ये ऑक्सीडेशन का सिंबल है ना। हम ऑक्सीजन को ऐड करने का बात करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ठीक है। और KMnO4 क्या है? एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडेशन का सिंबल है और ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम आगे पढ़ेंगे कि वीक और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ और उसके साथ OH अटैच हो गया है, तो ये टर्सरी अल्कोहल दे रहा है ना। समझ में आ रहा है बात? ये क्या दे रहा है हमें? टर्सरी अल्कोहल। इसका कुछ IUPAC नेम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल आल्सो कम अंडर कैटेलाइज्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अल्केन्स का जो अगला रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अल्केन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ, है ना। इसके अंदर हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, है ना। और डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम सब्स्टिट्यूट होंगे हाइड्रोजन के साथ। तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है हेलोजिनेशन, है ना। हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं कि अल्केन्स का रिएक्शन हेलोजन्स के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एट हाई टेम्परेचर, है ना। तो उससे एक हेलोजन जो है एक हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब हुआ कि अल्केन्स से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट होना, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे डेफिनेशन है तो हम देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्केन्स सो गोज बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। यह मैकेनिज्म तो खैर देखेंगे ही, लेकिन हम पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। बोलेंगे व्हेन हाइड्रोजन एटम और एटम्स, है ना, आर किसके? व्हेन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स, है ना, आर substituted by some atoms, some other atoms or groups, some other atoms or group of atoms or group of atoms, then it is called सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि हेलोजिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हेलोजिनेशन में हम X2 यूज करेंगे। X2 मतलब वो हेलोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में NO2 से सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसके अंदर देखने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। और एक खास बात है कि हेलोजिनेशन जो है वो सनलाइट, यूवी लाइट के प्रेजेंस में जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो जो पहला है वो हेलोजिनेशन है, ठीक है।
पहला क्या है, हेलोजिनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम, है ना। जैसे मैंने बताया कि आपके पास RH जो है ये कोई अल्केन है, ठीक है, और इसका रिएक्शन आप X2 के साथ कर रहे हो, है ना। सनलाइट HNu एनर्जी के साथ मान लीजिए आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अल्केन का हेलोजन के साथ जो है वो रिएक्शन हो जाएगा और RH बनेगा और HX बनेगा, ठीक है, RH और HX। तो RH क्या है एक तरह का, तो ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, जिसको हम हेलो अल्केन भी बोलते हैं, है ना। तो ये अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन बनाया जा सकता है किससे, जब हम अल्केन्स का हेलोजिनेशन करते हैं, है ना, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। तो हेलोजन का कंपाउंड मिलता है हमें और फिर हेलो एसिड मिलता है HX। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग CH4 लेते हैं, है ना, और इधर Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन जो है वो 10th में भी पढ़ना होता है, तो वहाँ पे हम बस सिंपली क्या करते हैं कि रिएक्शन को लिख देते हैं, है ना, और बोलते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूट हो गया, बस दिख जाता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हमें दिख ही रहा है एक X जो है वो H के साथ सब्स्टिट्यूट हो गया है, ये RH बन गया, HX बन गया। लेकिन यहाँ पे हमें मेन इसका फोकस करना है मैकेनिज्म पे कि कैसे ये होता है रिएक्शन, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स लेंगे तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये सब जो है ना हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे इसको डिटेल में अभी थोड़ा, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल ले रहे हैं हम छोटा सा, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि मीथेन को जो है वो Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि ये CH3Cl मिलेगा और फिर इधर HCl मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं कि ये रिएक्शन यहीं तक रुक जाएगा, क्लोरो मीथेन तक ही रुक जाएगा, क्योंकि ये फिर डिपेंड करता है ना कि कौन सा सब्सटेंस एक्सेस में है। ये रिएक्शन जो है ना प्रोसीड होते रहता है तब तक जब तक पूरा हाइड्रोजन इसका सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, ठीक है। अगर हम इसको जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो अगर प्रोवाइड करते हैं, उस कंडीशन को सस्टेन रखते हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो तब तक चलेगा जब तक सारा हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोमीथेन, ओके। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया। जैसे हम इथेन का भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि C2H6 का हम ब्रोमिनेशन अगर करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, HNu जो है ये सनलाइट के एनर्जी को बता रहा है, इसके जगह पे हम और में UV लाइट भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, तो C2H5Br बनेगा और इधर HBr मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हेलोजन चेंज कर दिया, ठीक है। पहले Cl2 था, Br2 है, तो जो हेलोजन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग ले सकते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, है ना। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स का, ठीक है, कि कौन सा हेलोजन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है, तो देखते हैं। जैसे अगर हम लोग इसके रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स की बात करें, ठीक है, तो F2 जो होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर Cl2, Br2 एंड I2 इज योर लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना। तो इन सबको भी हम सेपरेटली पढ़ सकते हैं। जब हम फ्लोरीन का एडिशन, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं अल्केन्स का, तो उसको फ्लोरिनेशन बोलते हैं, है ना। इसको जैसे पहला जो बात है ये हम लोग पढ़ ही लेते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन। तो फ्लोरिनेशन जब हम लोग करते हैं यानी F2 के साथ रिएक्शन करते हैं अल्केन्स का, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। जैसे कि अगर हम लोग क्लोरिनेशन में देखें कि CH4 का रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के साथ किए हैं या फिर ब्रोमीन के साथ किए हैं, तो ठीक है, तो वो क्या हुआ कि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट दे पा रहा है। यहाँ पे क्या होगा ना
कि जब हम F2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है कि CH3F और HF ये बनना बहुत मुश्किल है ना। अगर हम यहाँ पे सनलाइट ले लिए हैं, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो प्रोडक्ट ये नहीं बन पाता है यहाँ पे, है ना। क्या बनता है, तो कार्बन बचता है बस, ठीक है, वो भी कार्बन ब्लैक फॉर्म में रहेगा, कार्बन ब्लैक बचेगा, ठीक है। और HF का तो फॉर्मेशन होगा ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है। मीन्स यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है ये प्रोड्यूस होता है, और इस हीट के कारण जो भी ये कंपाउंड बन रहा था हेलो अल्केन्स, ये वो क्या होता है, जल जाता है, ठीक है ना। तो इधर से हमें सिर्फ कार्बन मिलेगा, और कब, जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं। इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है इस रिएक्शन को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो HF बन रहा है इधर ये हाईली स्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ से रिलीज करता है, और F2 काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, यानी फ्लोरो अल्केन ऑब्टेन करने के लिए डार्क में किया जा सकता है ना, और कोई इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, जैसे N2 के प्रेजेंस में भी रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो इसी में हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस रिएक्शन को, ठीक है, यानी कि CH4F2, ठीक है, इसको हम लोग डार्क में कर रहे हैं, मतलब सनलाइट वहाँ नहीं जा रहा है, इसका जो HNO एनर्जी वो नहीं मिल पा रहा है, और N2 कोई इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कर रहे हैं, ठीक है, तब जो है वो हमें CH3F मिल सकता है, ठीक है, CH3F मिल सकता है। बट अगेन दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक, है ना, और इस रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में -341 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो अभी भी रिलीज हो रहा है। समझ में आ रहा है बात। हालांकि हमें ये जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादातर टाइम जो है वो फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं अल्केन्स का, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो मेन जो रिएक्शन होता है अल्केन्स में, हेलोजिनेशन में, वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन होता है, ठीक है। आयोडीनेशन भी जो है ना, आयोडीनेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। ये मतलब बोल सकते हो कि यहाँ पे ये वेरी स्लो है, ठीक है, और F2 के केस में बोल सकते हो कि ये वेरी फास्ट है, ठीक है। तो आयोडीनेशन भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो रिवर्सिबल हो जाता है, इतना स्लो है, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन होता है। पहले हम आयोडीनेशन का ही बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम आयोडीनेशन की बात करें, जैसे सेम CH4 ही अगर लेते हैं, ठीक है, I2 के साथ रिएक्शन किए, तो यहाँ से हमें CH3I तो मिला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ, और HI भी मिला। तो ये जो HI है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जो भी प्रोडक्ट साइड में और अदर कंपाउंड है उसको वो क्या करता है कि रिड्यूस करके वापस से I2 में, या फिर बोलो कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये रिएक्शन को क्या करता है, रिवर्सिबल कर देता है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि HI इज strong reducing agent. It reduces the haloalkane to alkane again. That's why the reaction is reversible and very slow. So if we try to make the reaction in forward direction, we have to use some strong oxidizing agent, like HiO3, HNO3 etc. अगर हम इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में आयोडीनेशन करते हैं अल्केन का,
तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि ये जो HI फॉर्म होता है वो HiO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करके, ठीक है, वापस से I2 बन जाता है। वापस से क्या बन जाता है? I2 बन जाता है। इसको हम बैलेंस करें अगर 5Hi 3H2O यूज होगा, ठीक है। सो दिस Hi is again converted to I2, means the amount of reactant on the left side increases, है ना। So the according to Lee-Chatelier's principle the reaction again will go towards the forward direction, ठीक है। तो यही सब बात है कि हम लोग अगर इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में रिएक्शन को करेंगे तो हमें CH3I मिल सकता है। मतलब हम इसी रिएक्शन को एक बार और लिखते हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम HiO3 को यूज़ करेंगे इस बार, तो यहाँ पे CH3I और HI जो है वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन जो है ये दोनों ध्यान में रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है एक तो बहुत फास्ट होता है, दूसरा बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो करते क्या है फिर? तो होता है क्या? क्लोरीनेशन और फिर ब्रोमिनेशन, ठीक है। ओके, तो अगर हम लोग क्लोरीनेशन की बात करें, ठीक है, तो ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखा, ठीक है, CH4Cl2 CH3Cl बना और HCl बना। तो यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया था अभी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये CH3H है, ठीक है, इसका हम Cl2 के साथ रिएक्शन किए, ठीक है। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में है, कौन सा रिएक्शन लिमिटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट हाइड्रोजन को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि CH3H यानी CH4 जो है ये एक्सेस में है, ठीक है। CH3H जो है यानी कि CH4 जो है यहाँ पे वो एक्सेस में है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि Cl2 हमारे पास लिमिटेड हो जाएगा। तो Cl2 अगर लिमिटेड है तो ये CH3Cl सिर्फ एक H को रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है ना, सिर्फ एक ही H को वहां से रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन अगर Cl2 को हम एक्सेस में रखते हैं, ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में इसके सारे हाइड्रोजन्स क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। मतलब एक तो ये रिएक्शन हुआ, CH3Cl और HCl बना, ठीक है। फर्दर क्या होगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन हो जाएगा और फिर बोलेंगे ये CH2Cl2 बना, ठीक है। एक्चुअली ये Cl2 को ऊपर लिखना है, ठीक है, सनलाइट का जो सिग्निफिकेशन है वो नीचे लिखेंगे, Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। फर्दर क्या होगा, फर्दर Cl2 के साथ, क्योंकि Cl2 एक्सेस में है और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके पास हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, तो रिएक्शन हो सकता है ना। तो ये क्या होगा कि वापस से रिएक्शन करेगा और ये CHCl3 बनाएगा और फर्दर रिएक्शन करने के बाद ये CCl4 बनाएगा, HCl भी साथ में बाय प्रोडक्ट निकलता रहेगा। तो ये क्या है, क्लोरोमीथेन। इसको क्या बोल रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। इसको हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोल रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन। मिथिलीन डाइक्लोराइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये CHCl3 इसको क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म से ये फेमस है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या है ना कि क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम। तो क्लोरीनेशन में हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये देखना है कि एक्सेस अमाउंट में क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास Cl2 का इक्विवेलेंट 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा।
जैसे अगर सिंपली बोला जाएगा मोनोक्लोरिनेशन, तो मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्या हुआ कि हमें एक क्लोरीन को ही सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करवाना है, एक Cl2 मॉलिक्यूल को, ठीक है। अगर डाइक्लोरिनेशन मतलब जो भी प्रोडक्ट बना होगा, जैसे ये CH3Cl बना है यहाँ पे, तो हम इसका एक बार और Cl2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, जिसको बोल रहे हैं हम डाइक्लोरिनेशन कर दें, ठीक है ना। ओके, तो ये तो था कि एक ही कार्बन है यहाँ पे, है ना, तो एक ही कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन जब नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में जो है ना हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे अगर हम ब्रोमिनेशन भी करते हैं, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन भी जो है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होता है, मतलब थोड़ा नहीं, ये 127 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग C2H6 लेते हैं और अभी एक रिएक्शन लिखे थे इसमें, है ना, Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो C2H5Br बनता है और HBr बनता है, ठीक है। तो ये सब बात किसका हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि फ्लोरिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, आयोडिनेशन रिवर्सिबल होता है ना। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो जनरली किया जा सकता है अल्केन्स का, ठीक है। अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की बात करें, है ना, तो यहाँ पे तो 2 टाइप का नहीं, एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है ना, CH3 तो ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और